So this is lecture number 14 of GOC second, and in this lecture we will complete SN2 and we will start with SN1 and we will see what is the difference between SN2 and SN1 and when we will apply SN2 mechanism and when we will apply SN1 mechanism. So the difference between SN2 and SN1 is very important, because when you will know when to apply SN2 and when to apply SN1, then only you will be able to solve the questions. So let's start with SN2 reactions. So हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिक्यूलर रिएक्शन, जिसको SN2 के नाम से जानते हैं। इसको समझने के लिए हम एक रिएक्शन ले रहे हैं। हम ले रहे हैं 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड CH3Br और CH3Br का हम रिएक्शन करवा रहे हैं OH के साथ में। मीडियम देखिए, हम यहाँ पे मीडियम ले रहे हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अच्छा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के सारे एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए, तो मैं आपको एग्जाम्पल लिख देता हूँ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का सारे एग्जाम्पल्स को। सो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल हैं DMF, DMA, DMSO एंड THF। ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि हम तभी पहचानेंगे कि SN2 है या SN1 है जब हमें सॉल्वेंट पता होगा। तो SN2 हम पढ़ रहे हैं तो सॉल्वेंट SN2 में हम ले रहे हैं PS यानी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एग्जाम्पल याद रखिएगा। अब देखिए क्या होगा, हमने 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं OH नेगेटिव के साथ में इन PAS सॉल्वेंट। तो क्या हुआ, ये OH जो है इस CH3 पे अटैक किया, Br को बाहर निकाला, तो आपके पास CH3OH बॉन्ड बना और साथ में Br नेगेटिव एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया। ठीक है। अच्छा, मैकेनिज्म देखिए इस रिएक्शन का। SN2 में है ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। सिंगल स्टेप रिएक्शन कैसे है, ध्यान से देखिए। हमने क्या किया, CH3Br को ऐसे ड्रॉ किया है, जो भी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड था उसको हमने ओपन कर लिया। तो कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो जो OH नेगेटिव है ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेगा। तो यहाँ कार्बन और OH के बीच में बॉन्ड बन रहा होगा। ठीक है। और एट द सेम टाइम कार्बन और ब्रोमीन का के बीच में जो बॉन्ड है वो टूट रहा होगा। तो ये बॉन्ड टूट रहा होगा, ये बॉन्ड बन रहा होगा, और ये 3 हाइड्रोजन तो पहले। अब ध्यान से देखिए, ये जो स्टेट बना आपके पास, जहां पे कार्बन के साथ एक तो OH बॉन्ड जुड़ रहा है और एट द सेम टाइम Br बॉन्ड टूट रहा है, इसको बुलाते हैं ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ बेसिकली इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और इसमें देखिए 1 2 3 4 5, तो इसको बोलते हैं पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है। अच्छा, फिर क्या होगा, OH इधर से अटैक किया तो ये तीनों हाइड्रोजन क्या होता है, अम्ब्रेला के जैसे इधर शिफ्ट हो जाता है, अम्ब्रेला के जैसे इधर शिफ्ट हो जाता है। तो प्रोडक्ट देखिए क्या बना, ये ब्रोमीन बॉन्ड टूट गया, एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकला और OH कार्बन के साथ जुड़ गया। और जो 3 हाइड्रोजन थे, पहले इधर था अम्ब्रेला जैसा, इसको इमेजिन करिए, फिर इधर हो गया। तो यानी पे यहाँ जो प्रोडक्ट बना है उसका इन्वर्जन हुआ है। तो कॉन्फ़िगरेशन जो था उसका इन्वर्जन हुआ है, और इसको एक साइंटिस्ट वॉल्डर ने बताया था, इसलिए इसको बोलते हैं वॉल्डर इन्वर्जन। और यहाँ पे 100% इन्वर्जन हो रहा है, तो इसको 100% इन्वर्जन बोलते हैं। और यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है आपके पास, देखिए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। तो अगर हम रेट की बात करते हैं तो रेट देखिए, सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ SN2 जो है वो डिपेंड कर रहा है CH3Br पे और साथ में OH नेगेटिव पे। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो 1 2, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 2, तो इसीलिए इसको SN2 रिएक्शन बुलाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था OH नेगेटिव, वो क्या कर रहा था, कार्बन की तरफ अप्रोच कर रहा था। क्यों अप्रोच कर रहा था, क्योंकि ये कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर डालेगा। अब अगर इस कार्बन के चारों तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा,
इस कार्बन के चारों तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल उतना आसानी से अप्रोच नहीं कर पाएगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने के कारण जो रेट ऑफ SN2 है वो कम होता है। तो रेट ऑफ SN2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये देखिए टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, तो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड SN2 रिएक्शन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जहां अप्रोच कर रहा है वहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो जिसके कारण से SN2 नहीं हो पाएगा। अब SN2 में डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है, लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है, इसलिए यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता, नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, इसीलिए यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन ही नहीं बन रहा है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे नो इंटरमीडिएट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जैसे मान लेते हैं आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन गिवन है ना, CH3C2H5 HBr। मान लेते हैं ये डी कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास, ये क्वेश्चन है। जब OH यहाँ पे अटैक किया SN2 मैकेनिज्म से तो क्या होगा, Br निकलेगा और इन्वर्जन होगा, जो पहले H इधर था वो अब H इधर जाएगा और OH यहाँ जाके जुड़ जाएगा। तो जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा, तो वो आपसे पूछा है कि वो D होगा या L होगा, तो प्रोडक्ट या तो D हो सकता है या L हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये आप याद रखिए। तो अब आप देखिए जो आपके पास ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था, ये जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था इसमें क्या होता है, कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो अगर क्या हो कि इस कार्बन के साथ कोई ऐसा ग्रुप जुड़ेगा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर जोड़ दे तो इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, स्टेबल बनाएगा, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल इंक्रीज द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल है SN2 में न्यूक्लियोफाइल, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहने का मतलब ये है कि ये एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा फेवर करेगा SN2 एज कंपेयर टू न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। हमने बात किया था एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल, फॉर एग्जाम्पल वाटर भी एक न्यूक्लियोफाइल है और OH निगेटिव भी एक न्यूक्लियोफाइल है, पर सिंस OH निगेटिव एक एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल है तो दिस विल फेवर मोर SN2 रिएक्शन। अब देखिए ध्यान से, जो OH निगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन पे अटैक कर रहा है उधर से जिधर लिविंग ग्रुप नहीं है, यानी क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के ऑपोजिट अटैक कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे इन्वर्जन होता है। इसको पहली बार वॉल्डन ने देखा था, इसलिए इसको वॉल्डन इन्वर्जन बुलाते हैं। इस पॉइंट को लिख लेते हैं। सो in transition state anionic character is developed on carbon, hence generally electron withdrawing group increases the rate of SN2 reaction। समझ में आया? In SN2 reaction nucleophile attack from back side of living group, hence inversion of configuration यानी inversion of orientation take place and this is called as Walton inversion। ये भी समझ में आया? अच्छा, कब हम सोचेंगे कि SN2 हो रहा है, तो सुनिए ट्रिक क्या है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यानी कि एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। मैंने आपको बताया था पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे DMF, DMA, DMSO, THF, ये फेवर करेगा SN2 रिएक्शन, फेवर्स SN2 रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, ये जो आपके पास ये कंपाउंड दिख रहा है RC+O CH3, यहाँ पे हेलोजन लगाया है, ये इसको हम ऐसे वापस से लिख लेते हैं RC+O CH3 और यहाँ हमने हेलोजन लगाया। तो ये कंपाउंड देखिए C+O मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बुलाएंगे, अल्फा कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है, इसलिए इस कंपाउंड को बुलाते हैं अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड। अल्फा कार्बन पे हेलोजन इसलिए अल्फा हेलो और कार्बोनिल कंपाउंड। तो ध्यान रखिएगा अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड आपको कभी भी ऐसा दिखे RC+O CH2X, तो ये है किंग ऑफ SN2, यानी कि मैक्सिमम SN2 जो देगा वो यही कंपाउंड देगा, इसलिए इसको बुलाते हैं किंग ऑफ SN2, यानी इट इज मोर रिएक्टिव फॉर SN2। ये CH3X यानी कि प्राइमरी हैलाइड से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड।
ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब आप ये हेलोजन एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो यहाँ जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनेगा वो इसके साथ रेजोनेंस में है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ट्रांजिशन स्टेट पे जो नेगेटिव चार्ज होता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दीजिए तो SN2 का रेट बढ़ जाता है। तो वही केस हो रहा है, इसलिए अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड को हम किंग ऑफ SN2 रिएक्शन बुलाते हैं। और CH3X से भी इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है, इसलिए हमने रिएक्टिविटी ऐसे शो किया है। ठीक है, अब कुछ कंपाउंड हैं जो SN2 रिएक्शन नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। उन सब कंपाउंड का नाम देखिए। जैसे आप इस पहले कंपाउंड को देखिए, कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड और हाइड्रोजन, इसको बुलाते हैं टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड। यहाँ पे SN2 रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहेगा वो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण अटैक नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए ये टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड SN2 रिएक्शन नहीं देगा। फिर आप इसको देखिए, इसमें कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप और CH2X है, इसको बोलते हैं नियोपेंटाइल हैलाइड। याद रखिएगा स्ट्रक्चर और साथ साथ नाम। नियोपेंटाइल हैलाइड, आप देखिए इस प्राइमरी कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, दैट इज ये 1 डिग्री RS है। आपने बचपन से सुना होगा कि प्राइमरी हैलाइड में SN2 रिएक्शन होता है, पर यहाँ पे SN2 रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगेन जो न्यूक्लियोफाइल, आपको पता है लिविंग ग्रुप के अपोजिट उसको अटैक करना है, तो न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के अपोजिट से अटैक करने आया इस कार्बन पे, पर सिंस यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं करेगा, तो SN2 यहाँ पे नहीं होगा। फिर आप जैसे ये देखिए, इसमें भी SN2 नहीं होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। सिमिलरली ये भी बेसिकली बेंजीन के ऊपर हेलोजन, ये भी SN2 नहीं देगा। तो ये कंपाउंड आपको याद होने चाहिए कि ये सब SN2 नहीं देंगे। सिमिलरली ये कंपाउंड आप देखिए, ब्रिज हेड एटम पे हेलोजन जुड़ा हुआ है। जब यहाँ से आप हेलोजन निकालिएगा तो यहाँ पे चार्ज आएगा, चार्ज आने के कारण यहाँ का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हो जाएगा। और आपको पता है ब्रेड्स रूल कि ब्रिज हेड एटम पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं होना चाहिए, वरना ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये कंपाउंड भी SN2 रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, अच्छा अभी हमने पढ़ा था कि जो रेट है SN2 रिएक्शन का, वो होता था स्टेरिक हिंड्रेंस का ऑपोजिट। क्योंकि अभी हम पढ़ के आए कि स्टेरिक हिंड्रेंस आप बढ़ाइएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन SN2 कम हो जाएगा। तो इस पे हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। सो कंपेयर रेट टुवर्ड्स SN2। आपके पास देखिए CH3Cl है, फिर ये है, फिर ये है। आपको क्या करवाना है, न्यूक्लियोफाइल को लेके आना है और लिविंग ग्रुप के अपोजिट अटैक करवाना है। तो यहाँ देखिए लिविंग ग्रुप अटैक करेगा, फिर यहाँ लिविंग ग्रुप अटैक करेगा, फिर यहाँ लिविंग ग्रुप अटैक करेगा, फिर यहाँ लिविंग ग्रुप अटैक करेगा। तो अब जैसे जैसे इधर जा रहे हैं स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है, और स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो रेट ऑफ SN2 कम होगा, इसलिए ऑर्डर हम ऐसे जमाएंगे। और ये तो आपको पता है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड SN2 तो देता ही नहीं है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेस, SN2 का रेट डिक्रीजेस। फिर ये क्वेश्चन देखिए, इसमें अगेन स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने से SN2 का रेट कम हो जाएगा। ठीक है, और इसमें ये देखिए, ये है नियोपेंटाइल क्लोराइड, ये तो SN2 देगा ही नहीं, तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। फिर हमने बात किया था कि जो SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनता है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, और पार्शियल नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच करवा दीजिए तो वो SN2 का जो रेट है उसको बढ़ा देगा। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, CH3 डबल बॉन्ड O CH2Cl, C डबल बॉन्ड O के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन पे हेलोजन, तो ये है अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड। मैंने आपको बताया था इट इज किंग ऑफ SN2, तो सबसे ज़्यादा रेट SN2 का इसका होगा। फिर आप इस सब में चेक करिए, आपको क्या करना है, क्लोरीन निकाल के लिए करके नेगेटिव चार्ज बनाना है, क्लोरीन निकाल करके नेगेटिव चार्ज बनाइए। ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये तो SN2 देगा ही नहीं। मैंने अभी बात किया था कि आपके पास 5 ऐसे कंपाउंड हैं जो SN2 नहीं देगा, तो ये उसमें से एक है। ठीक है,
अब आप इसमें से देखिए, इसमें से जब आप क्लोरीन निकाल के नेगेटिव चार्ज बनाइएगा तो ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए इसका SN2 का रेट ज़्यादा होगा। सिमिलरली इसका SN2 का रेट ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे आपके पास रेजोनेंस है और यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, तो इसका रेट कम होगा और ये तो SN2 देगा ही नहीं। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन में देखिए, आपको क्या करना है, Br हटा करके निगेटिव सोचना है, Br हटा करके निगेटिव, Br हटा करके निगेटिव। NO2 -M है, ये नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, इसलिए ये SN2 का रेट इसका सबसे ज़्यादा होगा। फिर यहाँ कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए +M ग्रुप है, ये और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसको इसके ऊपर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, डीस्टेबलाइज करेगा, तो इसका रेट सबसे कम। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2। SN2 में हमने देखा था कि न्यूक्लियोफाइल जिधर लिविंग ग्रुप है उसके बैक साइड से अटैक करता है, और बैक साइड से अटैक करने के कारण क्या होता है, इन्वर्जन होता है प्रोडक्ट का, कंप्लीट 100% इन्वर्जन होता है, जिसको वॉल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। मान लेते हैं आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है, इस पे हमने OH नेगेटिव का SN2 मैकेनिज्म से अटैक करवाया, तो लिविंग ग्रुप के अपोजिट से अटैक करेगा, तो ये OH ऐसे अटैक करेगा और कंप्लीट इन्वर्जन होगा प्रोडक्ट का। तो जब ये अटैक करेगा तो D इधर आ जाएगा और OH इधर आ जाएगा, तो देखिए आपके पास प्रोडक्ट ये बना। फिर आप क्या करिए, इस ग्रुप को फिक्स रखिए CH3 को, और इस तीनों ग्रुप को रोटेट कर दीजिए, तो रोटेट करिएगा तो क्या आ जाएगा, ये H यहाँ आ जाएगा, ये OH इधर आ जाएगा, ये D इधर आ जाएगा, जो मैंने आपको ब्रह्मास्त्र बताया था, है ना, एक ग्रुप को रख करके 3 ग्रुप को रोटेट करिए, तो ये आपके पास एक तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा, एक ये प्रोडक्ट आएगा। या आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 को फिक्स रख करके 2 को आप एक्सचेंज कर सकते हैं, 2 को फिक्स रख करके 2 को एक्सचेंज कर सकते हैं, तो आपके पास प्रोडक्ट सेम बनेगा। इस क्वेश्चन को देखिए, आपके पास CH3 DBr DH और CH3 है, इस पे हमने OH नेगेटिव का SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन करवाना है, तो लिविंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड से OH अटैक करेगा और इन्वर्जन होगा, तो इस ग्रुप को तो आप ऐसे ही रखिएगा क्योंकि इस ग्रुप में तो लिविंग ग्रुप नहीं है, पर यहाँ पे कंप्लीट इन्वर्जन हो जाएगा, D इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा, तो देखिए आपके पास एक प्रोडक्ट ये बनेगा, देखिए DHCH3 ये वैसा के वैसा है। Br, सिंस Br को रिप्लेस करके हमको OH लगाना और इन्वर्जन होगा तो OH इधर आना चाहिए, पर हम इधर डालेंगे तो OH इधर आया। फिर आप क्या करिए, इस ग्रुप को तो फिक्स रखिए, पर आप क्या करिए, इस ग्रुप को फिक्स करके आप इसको ऐसे मूव कर दीजिए, वो हमने ब्रह्मास्त्र आपको बताया था, तो D इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा और CH3 इधर आ जाएगा, एक प्रोडक्ट आपके पास ये भी बनेगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऐसे बना लेंगे। फिर आपके पास ये देखिए, क्लोरीन है वेज पे, हाइड्रोजन है डैश पे, जब हमने OH का रिएक्शन करवाया है SN2 से, तो लिविंग ग्रुप Cl है, इसके अपोजिट साइड से OH अटैक करेगा और इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा, यानी OH जब यहाँ पे क्लोरीन पे अटैक करता तो बनना चाहिए था वेज, पर इन्वर्जन होगा तो बना डैश पे, समझ में आया, और हाइड्रोजन पहले डैश पे था अब वेज पे आएगा, तो ऐसे हमको प्रोडक्ट बनाना है स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। अब हम समझेंगे SN1 रिएक्शन, है ना। SN2 हमने समझा, SN2 में हमने ये सीखा है कि अगर आपके पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, और वो 5 एक्सेप्शन को छोड़ करके वो रिएक्शन SN2 देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं SN1 में क्या रूल है। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए और स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए, तो वो SN2 देगा। अब हम बात करते हैं SN1 को समझने के लिए हमने 3 डिग्री RX लिया है। देखिए इस कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप और Br, तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। हमने क्या किया है, यहाँ पे हम सॉल्वेंट ले रहे हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, SN2 में हमने लिया था पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, SN1 में हम ले रहे हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के सारे एग्जाम्पल याद होने चाहिए। मैं आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के सारे एग्जाम्पल लिख के दे रहा हूँ। ये देखिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल हैं H2O, ROH, ACOH, तो ये आपके एग्जाम्पल याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे PPS ना लिख करके वो डायरेक्ट H2O उठा के लिख देगा। देखिए लिख दिया, तो आपको समझना है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, SN1 देगा। तो अब आप देखिए रिएक्शन में क्या होगा,
रिएक्शन में क्या होगा, वाटर अटैक करेगा, Br निकल करके OH जुड़ गया, Br नेगेटिव। मैकेनिज्म सीखिए, है ना, इस रिएक्शन पे बाद में आएंगे। मैकेनिज्म सीखिए। मैकेनिज्म क्या है, SN1 में 2 स्टेप रिएक्शन है, सुनिए ध्यान से। देखिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपको पता है, बचपन से आप पढ़ते आए कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैटाइन को भी और एनाइन को भी दोनों को सॉल्वेट करेगा, यस और नो। तो यहाँ पे CS, ये जो एल्काइल हैलाइड है, ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, ब्रोमीन पर पार्शियल नेगेटिव। तो अब क्या करेगा वाटर, ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल इस कैटाइन को घेरेगा और वाटर मॉलिक्यूल इस एनाइन को घेरेगा। तो यही RDS स्टेप है कि सॉल्वेंट खुद रिएजेंट पे, सॉल्वेंट खुद रिएक्टेंट पे अटैक करता है, कैटाइन और एनाइन को सॉल्वेट करता है, यही RDS स्टेप है। और ये क्या करेगा, ये सॉल्वेंट क्या करेगा, कैटाइन और एनाइन को अलग कर देगा। ये देखिए कैटाइन और एनाइन अलग हो गया। सिंस यहाँ कार्बोकैटाइन बना फर्स्ट स्टेप में, और जब भी कार्बोकैटाइन बनता है आपको पता है रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल। तो सिंस SN1 में भी कार्बोकैटाइन बना है। क्यों बना कार्बोकैटाइन, क्योंकि जो आपका रिएक्टेंट था उस पे पहले सॉल्वेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके कैटाइन और एनाइन को सॉल्वेट किया, बॉन्ड तोड़ करके कैटाइन और एनाइन बनाया। सिंस कैटाइन बना रहा है, कार्बोकैटाइन बन रहा है, तो रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या होगा। दूसरा स्टेप में क्या होगा, अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। स्टेप 2 में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। जो आपके पास कार्बोकैटाइन बना था, ये कार्बोकैटाइन का हाइब्रिडाइजेशन देखिए sp2 है, और मैंने आपको बोला था कि जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, ये देखिए कार्बन, यहाँ पे मिथाइल मिथाइल मिथाइल। तो अब न्यूक्लियोफाइल सेम साइड से अटैक कर सकता है या न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, क्योंकि जो आपके पास बना है कार्बोकैटाइन वो sp2 है, यानी प्लेनर है, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से अटैक करता है। अगर न्यूक्लियोफाइल इस तरफ से अटैक कर रहा है तो बनने वाले प्रोडक्ट को हम रिटेंशन बुलाएंगे। अगर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है तो उसको हम बुलाते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट। अब देखिए, तो यहाँ से वाटर अटैक किया। अब आपको पता है वाटर अटैक करता है पर जुड़ता OH है, तो पहली बार OH इधर जुड़ गया तो इसको रिटेंशन प्रोडक्ट, फिर OH बैक से जुड़ा तो उसको बुलाते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट। अब देखिए, अब इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि रिटेंशन और इन्वर्जन में कौन ज़्यादा, तो ध्यान से सुनिए। जब ये कार्बोकैटाइन बना था, कैसे बना था, Br को हटा करके। अच्छा, कार्बोकैटाइन Br नेगेटिव के टुवर्ड्स ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा। Br नेगेटिव यहीं से निकला था, तो Br नेगेटिव जहाँ से निकला वाटर वहाँ अटैक किया, OH वहाँ जुड़ा, तो रिटेंशन प्रोडक्ट ये बनेगा। लेकिन OH अगर पीछे से अटैक कर गया, वाटर अगर पीछे से अटैक किया, तो वो इन्वर्जन प्रोडक्ट होगा। हम बात कर रहे हैं दोनों में से कौन ज़्यादा होगा। तो सुनिए कैसे याद रखेंगे। एक तो आपको पहले डायरेक्ट याद रखना है कि इन्वर्जन प्रोडक्ट स्लाइटली मोर देन 50%, रिटेंशन स्लाइटली लेस देन 50%। इसको याद कैसे रखेंगे, सुनिए। देखिए, जब ये कार्बोकैटाइन बना था तो इसका Br नेगेटिव से ज़्यादा क्या होगा, अफेक्शन होगा। तो ज़्यादा अफेक्शन होगा तो Br नेगेटिव यहाँ से जुड़ना चाहेगा। तो वाटर अगर इधर से अटैक किया तो वो प्रोडक्ट कम बनेगा, क्योंकि इसका अफिनिटी इससे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इससे। तो इसीलिए रिटेंशन प्रोडक्ट स्लाइटली लेस देन 50% है, क्योंकि रिटेंशन प्रोडक्ट कब बन रहा था, जिधर से Br नेगेटिव निकला उधर से वाटर अटैक किया, पर अभी तो यहाँ अफेक्शन बहुत है तो ये प्रोडक्ट कम बनेगा, इसलिए इट इज स्लाइटली लेस देन 50%। आपको याद रह जाएगा। अब देखिए, जो रेट है SN1 रिएक्शन का वो सिर्फ और सिर्फ देखिए इस पे डिपेंड कर रहा है। इसीलिए रेट ऑफ SN2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल हैलाइड और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा 1। ठीक है। अब सिंस देखिए रिएक्शन में कार्बोकैटाइन एज ए इंटरमीडिएट बन रहा था, तो रिएक्टिविटी ऑफ फॉर SN1 दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। आपने SN2 में पढ़ा था कि रिएक्टिविटी एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड कर रहा था, एक रिएक्टिविटी सिंस ट्रांजिशन स्टेट में कार्बो एनाइन बन रहा था, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा था, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसको स्टेबल कर रहा था। पर SN1 में सिंस कार्बोकैटाइन बन रहा है तो SN1 का रिएक्टिविटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। याद रखिएगा, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे।
तो अगर कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी चेक करना है और रिएक्टिविटी ऑफ SN1 चेक करना है तो सबसे ज्यादा बेंजाइलिक कार्बोकैटायन विल बी मोर स्टेबल देन एलाइलिक, देन 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, और फिर इसमें तो SN1 होगा ही नहीं, 1 डिग्री में SN1 होगा ही नहीं, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में, यहाँ तो SN2 होने वाला है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, सिंस इफ कायरल सेंटर प्रेजेंट देन प्रोडक्ट इज रेसिमिक मिक्सर, रेसिमिक मॉडिफिकेशन होगा, एक्चुअली पार्शियल रेसिमाइजेशन टेक प्लेस होता है बिकॉज इन्वर्जन इज स्लाइटली मोर देन रिटेंशन, ये हमने पढ़ा था। अच्छा अब देखिए SN1 जो रिएक्शन है उसको कौन फेवर करेगा वो देखिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN1 रिएक्शन, याद रखिएगा SN2 को पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 फेवर करता है, पर SN1 को कौन फेवर करेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN1 रिएक्शन। अच्छा इफ इन प्रोडक्ट नो कायरल सेंटर देन नो रेसिमाइजेशन, पार्शियल रेसिमाइजेशन होगा। ठीक है, अच्छा अब सुनिए, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड फॉर बोथ SN1 एंड SN2, हम क्या कर रहे हैं, RI, RBr, RCl और RF ले रहे हैं, तो दोनों SN1 और SN2 की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एल्काइल ग्रुप सेम ले रहे हैं, तो रिएक्टिविटी फॉर एल्काइल हैलाइड SN1 और SN2 के लिए अगर R सेम है तो वो डिपेंड करता है लिविंग ग्रुप पे, डिपेंड्स ऑन लिविंग ग्रुप। सो रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड फॉर बोथ SN1 एंड SN2 एंड इफ R इज सेम डिपेंड्स ऑन लिविंग ग्रुप, यानी I सबसे ज़्यादा लिविंग ग्रुप है तो इसका रिएक्टिविटी SN1 और SN2 दोनों के लिए ज़्यादा होगा, दोनों के लिए ज़्यादा होगा अगर R सेम है तब। ठीक है, और F तो पुअर लिविंग ग्रुप है तो इसका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 और SN2 अगर R सेम है तो वो सबसे कम होगा। ठीक है, अब हमने SN2 में भी बात किया था कि कुछ कंपाउंड SN2 रिएक्शन नहीं देते हैं, हम अब बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो SN1 रिएक्शन नहीं देंगे और वही सेम कंपाउंड SN2 रिएक्शन भी नहीं देंगे, जैसे फिनाइल हैलाइड, ये ना तो SN1 देगा ना SN2 देगा। ये देखिए यहाँ पे हेलोजन पे लोन पेयर, ये इसके रेजोनेंस में है तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, तो ना ये SN1 देगा ना ये SN2 देगा। सिमिलरली ब्रेड्स रूल यहाँ पे लगेगा तो ये ब्रेड्स रूल वाला भी ना तो SN1 देगा ना SN2 देगा। अच्छा लेकिन कुछ कंपाउंड हैं जो SN1 तो देगा ही देगा, साथ में SN2 भी देगा। अब कौन से ऐसे कंपाउंड है देखते हैं उसको। सो फॉलोइंग कंपाउंड गिव बोथ SN1 एंड SN2 रिएक्शन, जैसे बेंजाइल हैलाइड, यहाँ से हेलोजन निकालिएगा तो ये इस पे जो भी चार्ज बनेगा SN1 और SN2 के रेस्पेक्ट में तो वो रेजोनेंस में होगा, तो बेंजाइल हैलाइड SN1 भी देगा SN2 भी देगा। एलाइल हैलाइड अगेन यहाँ से निकालिएगा तो यहाँ पे जो भी चार्ज आएगा वो इसके साथ रेजोनेंस में है तो ये भी SN1 और SN2 दोनों देगा। और ये कंपाउंड देखिए यहाँ पे जब आप ये निकालिएगा तो यहाँ डांसिंग रेजोनेंस होगा तो ये भी SN1 और SN2 दोनों देगा। सो जैसा कि हमने बात किया था SN1 का जो रिएक्टिविटी का रेट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो क्वेश्चन देखिए, कंपेयर स्टेबिलिटी टुवर्ड्स SN1, क्या देखेंगे, जिस मॉलिक्यूल में कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा SN1 देगा। SN2 में उल्टा था, वहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस देखते थे और कार्बो एनाइन में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच था तो वो ज़्यादा स्टेबिलिटी दे रहा था। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या करना है आपको, क्लोरीन हटाना है, कार्बोकैटायन बनाना है सब में, और फिर कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी आप चेक करिएगा। तो यहाँ पे बस यही करना है। यहाँ पे देखिए जब आप कार्बोकैटायन क्लोरीन हटाइएगा तो ये जो कार्बोकैटायन है ये ऑक्सीजन के साथ में बैक बॉन्डिंग है, तो जैसे ही बैक बॉन्डिंग, अब अगेन वापस से हम आ गए GOC फर्स्ट में, तो बैक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल G का हो जाएगा, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, अगेन जब आप यहाँ से क्लोरीन हटाइएगा तो ये कार्बोकैटायन का बैक बॉन्डिंग यहाँ पे होगा, लेकिन जब आप ये क्लोरीन हटाइएगा तो यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं होगा क्योंकि ये एटम दूर हो गया, तो इसका स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा। फिर इस क्वेश्चन में देखिए, क्लोरीन हटाइए, यहाँ पे आप पॉजिटिव बनाइएगा, क्लोरीन हटाइए पॉजिटिव बनाइए, क्लोरीन हटाइए पॉजिटिव बनाइए, क्लोरीन हटाइए पॉजिटिव बनाइए। तो जैसे ही पॉजिटिव बनाइएगा ये कंपाउंड एरोमेटिक, ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक और ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक। तो आपको स्टेबिलिटी पता होगा, सबसे ज़्यादा एरोमेटिक स्टेबल होता है, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। तो SN1 सबसे ज़्यादा कौन देगा, ये कंपाउंड, फिर ये कंपाउंड, फिर ये कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन यहाँ पे से I हटाइएगा, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज,
फिर NO2 देखिए -M है, ये तो और इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, उसको तो इलेक्ट्रॉन देने वाला चाहिए क्योंकि कार्बोकेटाइन है, तो सबसे कम स्टेबल कौन हो जाएगा? 4। फिर यहाँ देखिए NH2 जिसका +M इफेक्ट है, OCH3 इसका भी +M इफेक्ट है, CH3 का +H इफेक्ट है, तो NH2 का +M इफेक्ट ज़्यादा होता है क्योंकि जो लोन पेयर है वो नाइट्रोजन पे है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कंपेरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इसका +M ज़्यादा है, तो ये कार्बोकेटाइन को ज़्यादा स्टेबल करेगा और ये तो +H है, तो ऑर्डर आपके पास ये बन जाएगा। अब हम एक टेबल बनाएंगे, ये जो टेबल है वो ये बता रहा है कि कब हमें SN2 लगाना है और कब हमें SN1 लगाना है। तो ट्रिक टू आइडेंटिफाई SN2 एंड SN1, तो यहाँ पे हमने SN2 लिखा, यहाँ पे हम SN1 लिखे। पहले एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं। अगर आपका एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, और वो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है यानी कि एनायनिक न्यूक्लियोफाइल है, तो मैंने आपको बताया था कि SN2 होगा, ठीक है। लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल ही एब्सेंट है तो आपको पता है सॉल्वेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, कैटायन एनायन को अलग अलग करेगा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यानी कि वीक न्यूक्लियोफाइल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, तो वो SN1 देगा। अब आइए टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, मैंने आपको बताया था SN2 में आपको सॉल्वेंट लेना है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, एग्जाम्पल है DMF, DMA, DMSO, THF। और SN1 में रिएक्शन लेना है पोलर सॉल्वेंट लेना है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट H2O, ROH, ACOH। अगर हम एल्काइल हैलाइड की बात करें कि कौन सा एल्काइल हैलाइड SN2 देगा जनरली, तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड विल गिव SN2 एंड टर्सरी एल्काइल हैलाइड विल गिव SN1। लेकिन क्या हो कि अगर आपके पास सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हो, लेकिन अगर आपके पास सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो वो SN1 देगा, लेकिन अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो वो SN2 देगा, ठीक है।